ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सबसे तो पहले देखा था कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे देखते हैं, है ना। ये सब हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। फिर उसका मैंने बोला कि दो पिक्चर हम लोग ले सकते हैं। एक पिक्चर है रो पिक्चर, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइंस की तरह, अगर दो वेरिएबल्स है तो स्ट्रेट लाइंस की तरह सोचेंगे, अगर तीन वेरिएबल्स आ गया तो फिर उसको प्लेन्स की तरह सोचेंगे। और तो ये हमारा रो पिक्चर था। और फिर हम लोगों ने ये भी बोला था कि जो इंडिविजुअल कॉलम्स हैं उसको, मतलब मैट्रिक्स का जो इंडिविजुअल कॉलम्स है उसको हम लोग एज अ इंडिविजुअल वेक्टर सोच सकते हैं। और फिर ये जो इक्वेशंस हम लोग लिख रहे हैं इसका जो सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग बस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स कर रहे हैं कि राइट साइड में जो वेक्टर है वो आ जाए हम लोगों के पास। तो ये हम लोगों ने रो पिक्चर, कॉलम पिक्चर अभी तक देखा था। फिर हम लोगों ने कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों ने फिर डिटर्मिनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। तो ये अभी तक जो भी चल रहा है इसको आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि एक वेब सीरीज चल रहा है ना, कोई भी टीवी सीरीज चल रहा है, और उसमें जो है अलग अलग एपिसोड में हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ट्रेलर मिल रहा है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। और फिर धीरे धीरे जैसे कैरेक्टर्स डेवलप होते जाएंगे और फिर एंड में जो है जाके फिर क्लाइमैक्स आएगा, और फिर उसमें जाके हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल में कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मिर्ज़ापुर अगर आपने वेब सीरीज़ देखा होगा तो उसमें कालीन भैया का कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होता है, गुड्डू भैया का, फिर मुन्ना भैया का, है ना। धीरे धीरे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं, सबके बारे में बताया जाता है। तो वैसे ही इसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में जाना, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, है ना। फिर थोड़ा सा आपको ट्रेलर मिल रहा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक तो पहले देखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, जो कि आपको पहले से आता है, ठीक है, जो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके। अब उसी सेम मेथड को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सोचेंगे, ठीक है, वो हम लोग पहले देखेंगे। और फिर हम लोग मैट्रिक्स जो इतने टाइम से बोलते जा रहे हैं तो इसको जो है फॉर्मली थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसके जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और फिर ये सारा जब बिल्डअप हो जाएगा तब फिर आगे जाके हम लोग पूरा जो लीनियर इक्वेशंस होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो ये सब भी अगर आप पूरा समझ रहे हो तो कोई टीवी सीरीज़ से जो है कम नहीं है ये भी जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो एक बार रिकैप, अब टीवी नया कोई एपिसोड स्टार्ट होता है तो पहले का छोटा सा रिकैप होता है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये दो इक्वेशंस है ना, दो वेरिएबल्स में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर लिख दो, है ना, 2 - 1 फिर -1 2। तो ये एक हमारा मैट्रिक्स हो गया ए। और फिर यहाँ पर जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, उसको यहाँ पर एक्स, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। दिस इज इक्वल टू 0 3, है ना, बी। तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हम लोगों ने रो पिक्चर देखा था कि ये जो पहला इक्वेशन है इसको एज अ स्ट्रेट लाइन सोच सकते हैं, फिर दूसरा है स्ट्रेट लाइन, तो दोनों का सोल्यूशन क्या हो जाएगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, है ना। या फिर क्या सोच सकते हैं कि ये 2 - 1 जो है ये एक वेक्टर है, ये -1 2 ये एक वेक्टर है, ठीक है। और फिर ये एक्स वाई से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स टाइम्स दिस थिंग प्लस वाई टाइम्स दिस थिंग, है ना। मतलब कि हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं दोनों का, और फिर दोनों से हम लोग को फाइनल ये वाला वेक्टर चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं 1 टाइम्स ये वाला लूँ, 2 टाइम्स ये वाला लूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, तो ये जो है ये मेरा फाइनल वेक्टर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ये दोनों तरीके से सोच सकते हैं। अब जो नॉर्मल हम लोग बच्चे से करते आ रहे हैं कि अगर दो इक्वेशंस है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, और फिर उससे सॉल्व करते हैं। तो वो एक बार देखते हैं, ठीक है। और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। और जो भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, अगर मैं उसका पूरा बड़ा बड़ा टर्म्स बोलने लगूंगा, है ना, तो आपको हो सकता है कि डर लगे। जैसे मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये सब बोलूँ तो फिर आपको, या एलिमिनेशन मेथड, है ना, ये सब बोलूँ तो आपको डर लग सकता है। लेकिन जो मेथड है उसको समझो, ठीक है। और बहुत ही आसान है, मतलब जो चीज़ हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं बस उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो मान लो मेरे पास ये दो इक्वेशंस है ना, 2x - y = 0 और फिर -x + 2y = 3। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब मेरे को x और y का वैल्यू निकालना है। तब फिर हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं कि दोनों इक्वेशन जो है उसको यूज़ करके हम लोग, मान लो कि पहले हम लोग x को एलिमिनेट कर देंगे और फिर उसके सहारे एक y में इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ से y को सॉल्व कर लेंगे, है ना, वही करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 + 1/2 टाइम्स इक्वेशन 1, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, -1 + 1/2 टाइम्स 2, तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, है ना। तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, कि इक्वेशन 2 + ½ टाइम्स इक्वेशन 1।
ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद 2, ये क्या हो जाएगा -1/2, तो 2 - 1/2 मतलब 3/2 वाई इज़ इक्वल टू, और फिर यहाँ पर तो 3 + 1/2 टाइम्स 0, तो ये तो 3 ही रहेगा, है ना। तो ये खुद से करना। तो यहाँ पर 3y/2 इज इक्वल टू 3, तो 3 और 3 कैंसिल, तो y क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब जैसे ही y2 आ गया तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये y का जो भी वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना, और फिर वहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया x1 आ गया। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, है ना, कि x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या कि सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने ये x को एलिमिनेट कर दिया, है ना, और फिर y में इक्वेशन आ गया और फिर y का आया, फिर बैक सब्सटीट्यूट कर दिया इसको। ठीक है, मतलब कि y का वैल्यू निकाल के पहला इक्वेशन में जो है इसको डाल दिया और फिर यहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब सेम चीज़ करने का क्या एक और तरीका था कि जब हम लोगों ने ये नया इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन 2 + 1/2 टाइम्स इक्वेशन, और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों इक्वेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, है ना। ये क्या है कि 1 टाइम्स इक्वेशन 2 + 1/2 टाइम्स इक्वेशन 1, तो हम लोग ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया था हम लोगों के पास कि ये एक तो ये वाला इक्वेशन रह गया 2x - y = 0, है ना, इसको इक्वेशन 1, और फिर नया इक्वेशन यहाँ से क्या आया था कि 3y/2 = 3, है ना। तो ये इक्वेशन 3 हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने का जैसे एक तो ये तरीका हो गया कि यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया, फिर y को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया और फिर आंसर निकाल दिया। लेकिन और हम लोग एक चीज़ क्या सोच सकते हैं कि ये दोनों से मैं y को एलिमिनेट कर सकता हूँ, है ना। अगर मैंने y को एलिमिनेट कर दिया तो फिर x में इक्वेशन आ जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे कि इक्वेशन 1, है ना, -1 है तो फिर मेरे को यहाँ पर 1 चाहिए, तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 टाइम्स इक्वेशन 1 + 2/3 टाइम्स इक्वेशन 3 सॉरी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि -1 + 2/3 टाइम्स ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये कैंसिल हो गया। फिर ये 2x और यहाँ तो 0 है, तो ये 2x का 2x ही आएगा, फिर प्लस सॉरी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + 2/3 टाइम्स 3, है ना, 3 और 3 कैंसिल और फिर ये 2, तो 2x = 2, तो x = 1। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ तो साथ में ये लिखते रहो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, साथ में करो, ये नहीं कि पंडित जी का मंत्र के जैसा बस सुनते रहो। ठीक है, तो पंडित का मंत्र पढ़ने से आपका भला हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से ये सारा मंत्र नहीं समझोगे, खुद से सारा मंत्र नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जब ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत ये खुद से पेन कॉपी लेके बैठो, वीडियो को पॉज करो, है ना, खुद से करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया x = 1, y = 2। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया मेथड में कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि पहले y का वैल्यू निकाल लिया, फिर y को यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन में और फिर x का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और ये दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या किया कि y को पहले एलिमिनेट किया और फिर x में एक नया इक्वेशन लिखा और फिर x का वैल्यू सॉल्व कर दिया, है ना। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, ये तो बचपन से करते आ रहे होगे, है ना, 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तब तो फिर थोड़ा दिक्कत है, तब फिर थोड़ा टाइम लो, समझ लो, है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब बस y को, मतलब पहले x को एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद y को एलिमिनेट किया, तो y का वैल्यू आ गया, फिर x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सेम चीज़ जो भी हम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे इक्वेशंस के फॉर्म में लिखे हैं अलग अलग, तो सेम चीज़ को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में जो है बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ऐसे सोचो कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन है ना, कि 2 - 1 - 1 2 x y 0 3, तो इसको चाहे इस टाइप से लिखो, है ना, या फिर जो ऊपर में हम लोग ने इस टाइप से लिखा है ना, ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब इसको और छोटा सा रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 - 1 - 1 2 लिखो, है ना, और फिर ये जो 0 3 वाला है उसको साथ में यहाँ पर लिख दो, है ना, और फिर यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा लाइन दे दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, लेकिन आपको उतना मतलब टर्म जानने का ज़रूरी नहीं है, ये कर क्या रहे हैं उसको जानो। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो यही जो ये सेम चीज़, ये पूरा चीज़ जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी को मैंने छोटा सा फॉर्म में इसको यहाँ पर इस टाइप से लिख दिया, है ना। तो इसको दिमाग में आपको कैसे सोचना है, ऐसे ही कि 2 - 1 - 1 2 इस टाइप से लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई से, और फिर यहाँ पर 0 3, तो ये अगर लिखा हुआ है या फिर ये इक्वेशंस लिखे हुए हैं तो दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर पहला स्टेप में क्या किया था, x को एलिमिनेट किया था, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो पोजीशन है हम लोग का,
ये -1 यहाँ पर जो ये वाला पोजीशन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जो है ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करेंगे मतलब x को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ीरो कैसे आएगा कि ये जो रो 2 है हम लोग का, है ना, रो 2 प्लस 1/2 टाइम्स रो 1, है ना, तो -1 प्लस 1/2 टाइम्स 2, तो वो वही -1 + 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, मतलब आसान चीज़ है, लेकिन पहली बार सुन रहे होगे शायद आप लोग, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ बड़ा कर नहीं रहे हैं हम लोग। बस यहाँ पर जो हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था उसको हम लोग यहाँ पर ये रो के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जैसे ये रो 1 क्या कर रहा है, ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो 2 क्या कर रहा है, इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर अगर हम लोग रो 2 को रो 2 प्लस 1/2 टाइम्स रो 1 कर रहे हैं, मतलब हम लोग इक्वेशन 2 प्लस 1/2 टाइम्स इक्वेशन 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 प्लस 1/2 टाइम्स 2, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और फिर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2, तो 2 - 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 प्लस 1/2 टाइम्स 0, तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हम लोगों के पास आ गया 2 - 1 0, 3/2 और फिर 0 3, तो इस ये सेम चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसको अगर लंबा फॉर्म में लिखा जाए कि 2 0 - 1 3/2 मल्टीप्लाइड बाई XY इज इक्वल टू 0 3, है ना। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 0 टाइम्स x प्लस 3/2 टाइम्स y इज इक्वल टू 3, है ना। तो 3y/2 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ से y आ गया 2, और फिर ये पहला वाला अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - y इज इक्वल टू 0, है ना। तो y को यहाँ पर डाल दो तो x इज इक्वल टू 1। तो सेम ही चीज़ यहाँ पर भी सॉल्व हुआ है। ठीक है, और सेम हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने किया था उसी चीज़ को यहाँ पर कर रहे हैं कि 1 टाइम्स दिस इक्वेशन प्लस 1/2 टाइम्स दिस इक्वेशन, है ना। तो ये वाला स्टेप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टेप करने के बाद जो है मेरे पास ये वाला इक्वेशन आ गया, है ना, 3y/2 इज इक्वल टू 3, जो हम लोगों के पास यहाँ पर आया था, तो वहाँ से y इक्वल टू 2 आ गया। फिर हम लोगों ने इसको जो है ये वाला जो इक्वेशन बचा है ना, कि 2x - y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो बैक सब्सटीट्यूट कर दिया और x का वैल्यू निकाल लिया, है ना। तो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया है सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने और एक मेथड क्या बोला था कि ये जब इक्वेशन आ गया हम लोगों के पास, ये दोनों इक्वेशन कि 2x - y इज इक्वल टू 0, 3/2y इज इक्वल टू 3, है ना, मतलब कि ये वाला हम लोगों के पास आ गया है ना। तो ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला कि हम लोग y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं मतलब क्या कि यहाँ पर हम लोग को 0 लाना है। ठीक है, -1 की जगह पर, तो ये अगर 0 आ जाएगा तब फिर हम लोग को x में इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं कि हमारे पास ये है 2 0 - 1 3/2, है ना। तब फिर अगर मेरे को यहाँ से 0 मतलब यहाँ पर 0 लाना है, तब मैं क्या करूँगा कि ये जो रो 1 है ना, तो रो 1 है तो मैं क्या कर दूँगा, रो 1 और फिर प्लस 2/3 टाइम्स रो 2, है ना, प्लस 2/3 टाइम्स रो 2। तो ये करने से क्या हो जाएगा कि -1 प्लस 2/3 टाइम्स 3/2, है ना, तो वो -1 + 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला ऑपरेशन करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है 2 + 2/3 टाइम्स 0, तो ये तो 2 ही रहेगा, है ना, तो ये 2 रहेगा। फिर -1 प्लस 2/3 टाइम्स 3/2, तो फिर -1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 0 + 2/3 टाइम्स 3, तो फिर वो 3 और 3 कैंसिल, और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया 2 0, है ना, यहाँ पर 2, तो 2 0 2, और फिर 0 3/2 3। तो ये सब चीज़ यहाँ पर जो कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार सुन रहे होगे इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत बड़ा चीज़ कुछ हो रहा है, लेकिन सेम ही चीज़ को जो है हम लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं भी आया पूरा तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो। तो ये हो गया 2 0 0 3/2, है ना, 2 3। तो इसको फिर से अगर मैं थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में लिखूँ एक्सपैंड करके, तो फिर इसका मतलब क्या है कि 2 0 0 3/2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय XY इज इक्वल टू 2/3। ये इसी चीज़ को लिख रहा है। अब इसी चीज़ को लिख रहा है मतलब क्या कि ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला इक्वेशन क्या हो गया 2x + 0y इक्वल टू 2, है ना, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x क्या हो गया 1। ठीक है, फिर 0x + 3/2 टाइम्स y इज इक्वल टू 3, तो 3y/2 इज इक्वल टू 3, तो वहाँ से y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है, तो वो सेम चीज़ हम लोगों ने ये वाला किया था, और फर्स्ट पार्ट में जो सॉल्व किया था वो हम लोगों ने यहाँ पर किया।
ठीक है। तो ये दिखाने का मतलब क्या था आप लोगों को कि ये हम लोग, ये अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास आया, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कि इसके जो है बस डायगोनल, मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है, तो इसके बस डायगोनल में जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, और फिर बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब डायगोनल को छोड़ दो तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो थे, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया ये मैट्रिक्स के साथ, और फिर इसको रिड्यूस करते करते हम लोग इसको एक डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि एक्स में एक इक्वेशन आ गया, वाई में एक इक्वेशन आ गया, तो फिर सॉल्व हो गया। और फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब क्या कि ये अगर डायगोनल जो है, ये डायगोनल, और ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, ये बस आप लोग को थोड़ा सा फील दे रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो ये वाला जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो गए, ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हम लोग कहते हैं। तो ये बस दिखाने का आप लोग को मतलब क्या था कि इस टाइप से जब सॉल्व करते हैं तब फिर इस टाइप से अलग अलग जो है हम लोगों के पास मैट्रिक्स बन के आते हैं, ठीक है। कहीं पर डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, कहीं पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, कहीं पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, कहीं पर सिमेट्रिक आ जाता है, कहीं पर स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। तो इसीलिए जो है अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स जो है वो हम लोग थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोगों के पास कि दो इक्वेशंस, दो अननोन्स हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में जो है ना अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, ठीक है। जैसे कि आपने इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश किया तो ये भी साथ में ज़ीरो हो गया, तो एक पूरा रो आपका मान लो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो उस टाइम ज़ीरो टाइम्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कितना सोल्यूशन है, तो इसमें बहुत सारा केसेस आएंगे कि कभी आएगा कि कभी सोल्यूशन ही नहीं होगा, कभी आएगा कि जैसे यूनिक सोल्यूशन जैसे इस केस में आया, ठीक है। कभी होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ गया। तो वो सब चीज़ जो है वो हम लोग को बाद में देखना है। तो ये जो भी चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ये बस ये जो एलिमिनेशन मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, इसी चीज़ को हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो एक बार लिख के देखो, करके देखो खुद से, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा टाइम लो। ये मैं बहुत सारा बात आपको एक स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो और ख़ुद से सॉल्व करो, तब फिर समझ में आ जाएगा। अब सेम चीज़ जो है हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, तीन इक्वेशंस हैं तीन वेरिएबल्स में, तब फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बचपन वाला मेथड है हम लोगों का कि हम लोगों को मान लो तीन इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तीन अननोन्स हैं, तब फिर मैं क्या सोचूंगा कि मैं पहले ऐसा इक्वेशन लाऊं जिसमें कि मैं एक ये जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दूं, फिर मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे दो वेरिएबल्स में, उससे फिर मैं एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दूंगा, तो लास्ट में एक वेरिएबल आ जाएगा एक इक्वेशन में, तब फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 2 है इसमें से इसको और इक्वेशन 1 को कंबाइन करके हम लोग x को एलिमिनेट कर देंगे। तो x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, है ना, कि मतलब 1 टाइम्स इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1, ठीक है। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 माइनस 6 आपका 2y, तो यहाँ पर 2y बच गया, है ना। फिर 1 माइनस 3 तो -2, तो 2y माइनस 2z, फिर 12 माइनस 6 6, ठीक है। तो ये जो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गया। तो इक्वेशन 4 में क्या है कि ये कुछ नया चीज़ नहीं बता रहा है आप लोगों को, है ना। हम लोगों ने इसी दोनों को कंबाइन करके जो है ये नया इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि x एलिमिनेट हो गया, है ना। तो 2y माइनस 2z इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन 3 है ना, y और z में, और फिर ये इक्वेशन 4 है y और z में। तो ये दोनों से अब हम लोग y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4y है, यहाँ पर 2y है, तो 4y माइनस 2 टाइम्स 2y, तो इक्वेशन 3 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 4, है ना। तो ये 4y और 4y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस ऑफ माइनस 4 तो वो +4, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, तो 5z आ गया, और फिर 2 माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंबाइन करके लीनियरली कंबाइन करके हम लोगों के पास इक्वेशन 5 आ गया।
तो इक्वेशन 5 का मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पर बस z है ना, तो 5z इज इक्वल टू -10, तो z क्या आ गया -2। तो बस इसको अगर ये z आ गया, अब मेरे को अगर y चाहिए तो मैं बैक सब्सटीट्यूट कर दूंगा। इसको मान लो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, तब फिर ये क्या हो जाएगा 2y -2 टाइम्स -2, तो 2y + 4 इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1 है ना। फिर y आ गया, तो अब y का पता है, z का पता है, तो इक्वेशन 1 में डाल दो इसको, तो क्या हो जाएगा कि x + 2 टाइम्स 1 है ना, तो x + 2, फिर यहाँ पर z है तो -2 इज इक्वल टू 2, तो ये और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। पहले x को एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद y को एलिमिनेट किया, फिर z का आ गया, तो फिर बैक सब्सटीट्यूट कर दिया, है ना। अब बैक सब्सटीट्यूट के अलावा ऑप्शन क्या था हम लोगों के पास कि जो भी ये इक्वेशन आया इक्वेशन 5, ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हम लोग z को एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। तो y में इक्वेशन आ जाता, y का वैल्यू आ जाता, ठीक है। फिर हम लोग ऊपर वाले से फिर y और z दोनों को एलिमिनेट कर सकते थे, तो फिर x का वैल्यू आ जाता, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर सोचेंगे तो क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग z के फॉर्म में इक्वेशन ला रहे हैं तब हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोगों ने बोला कि ऊपर से एलिमिनेट कर, तब फिर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे देख सकते हैं कि 130 लिखा हुआ है, 284 लिखा हुआ है, 111 लिखा हुआ है, फिर दिस मल्टीप्लाइड बाई XYZ इज इक्वल टू 212 2, है ना। तो ये सेम इक्वेशंस को जो है हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि 130 284 111, फिर एक बड़ा सा लाइन दे दो और फिर राइट साइड में जो है उसको यहाँ पर लिख दो 212 2, और इसको दिमाग में सोचना है कि ये सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये तीनों इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस हम लोग अलग से XYZ ये सब नहीं लिख रहे हैं। तो अब हम लोग का सबसे पहला एम क्या था कि यहाँ पर 0 आ जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाए। तो 0 आने का मतलब क्या होता है कि रो 2 -3 टाइम्स रो 1, है ना। तो रो 2 -3 टाइम्स रो 1, तो जो इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उसको रो के फॉर्म में ऑपरेशन में कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 2 -3 टाइम्स रो 1, है ना। तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 8 - 6 2, 1 - 3 -2, 12 - 6 6, ठीक है। और फिर इसको सेम यहाँ पर रहने दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, ये इक्वेशन 4 आ गया, मतलब यहाँ से ये वाला, ठीक है, कि 2y - 2z इज इक्वल टू 6। अब फिर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इसको एलिमिनेट किया था यहाँ से y को, है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मिला के हम लोगों ने y को एलिमिनेट किया था। तो y को एलिमिनेट करना मतलब हम लोग यहाँ पर 0 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 0 कैसे करेंगे कि ये रो 3 -2 टाइम्स रो 2, है ना। तो इस ये जो रो 2 है इसको इक्वेशन 4 बोला था हम लोगों ने, तो इक्वेशन 3 -2 टाइम्स इक्वेशन 4, तो यहाँ पर रो 3 क्या हो गया कि रो 3 -2 टाइम्स रो 2, है ना। तो ये सेम ऑपरेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पहला वाला तो सेम ही रखेंगे, है ना, दूसरा वाला भी सेम, फिर तीसरे वाले में 0 -2 टाइम्स 0, तो ये 0, फिर 4 - 4 ये आपका 0 आ गया, फिर 1 + 4 हो जाएगा वो, तो 5, और फिर 2 - 12 हो जाएगा, तो -10, ठीक है। तो अब ये वाला जो आ गया हमारे पास, तो ये सेम चीज़ ये आ गया, है ना, कि 5z इज इक्वल टू -10, है ना। तो वहाँ से z का वैल्यू निकाल सकते हो -2, फिर ये वाला इक्वेशन है 2y - 2z इज इक्वल टू 6, है ना, ये वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पर z का वैल्यू डाल दो और फिर y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर ये ऊपर वाला इक्वेशन है हमारे पास कि x + 2y + z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वहाँ पर y और z का वैल्यू डाल दो तो वहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर किया उसको यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन और हम लोग एक मज़ेदार स्टेप क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये और इससे मिल के हम लोग z को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। फिर हम लोग y और z को ऊपर से एलिमिनेट कर, मतलब अभी तक ये कौन सा मैट्रिक्स बना है, ये हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना है। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब कि ये इस चीज़ को अगर हटा दो, है ना, तो नीचे जितना भी बच गया वो सारा 0 होना चाहिए, है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को जो है मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है,
ठीक है, तो उसमें मेरे को क्या चाहिए कि मैं यहाँ पर जो है ज़ीरो को ला दूँ, है ना। तो ज़ीरो कैसे आएगा कि रो वन माइनस रो टू, है ना। तो रो वन माइनस रो टू, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता कि इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन ये फोर, ठीक है। तो वहाँ से ये और ये एलिमिनेट हो जाता है और फिर एक्स जेड में जो इक्वेशन बन जाता है। तो ये वन माइनस ज़ीरो, तो ये वन ही रहेगा। टू माइनस टू, तो क्या हो जाएगा ज़ीरो। फिर वन माइनस ऑफ माइनस टू मतलब वन प्लस टू, ये थ्री हो जाएगा। फिर टू माइनस सिक्स आपका माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ऐसे लिखो या फिर इक्वेशंस लिखते जाओ, बात सेम ही है। अब ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर ज़ीरो लाना है, यहाँ पर ज़ीरो लाना है, ठीक है, डायगोनल बनाने के लिए। तब फिर मैं क्या करूँगा, इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं रो थ्री को, सॉरी रो वन जो है उसको रो वन माइनस इससे कर दूँ, है ना, कि थ्री बाई फाइव टाइम्स फाइव, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएगा, है ना। फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएगा तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो बच जाएगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया और फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस फोर माइनस थ्री बाई फाइव टाइम्स माइनस टेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये, तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा, तो माइनस फोर प्लस सिक्स ये टू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को अगर यहाँ पर ज़ीरो चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रो टू को रो टू फिर प्लस टू बाई फाइव टाइम्स फाइव, है ना। मतलब फाइव मतलब यहाँ पर रो थ्री लिखना चाहिए मेरे को, रो थ्री लिखना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि माइनस टू प्लस टू बाई फाइव टाइम्स फाइव, तो वो कैंसिल होकर ज़ीरो बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा कि सिक्स प्लस टू बाई फाइव टाइम्स माइनस टेन, ठीक है। तो ये टू, तो सिक्स माइनस फोर आपका टू रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये टू आ गया। तो अब ये जो फाइनल चीज़ आ गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेम चीज़। तो अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूँ इसको कि यहाँ पर वन जीरो जीरो है, जीरो टू जीरो है, जीरो जीरो फाइव है, फिर दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड एंड दिस इज़ इक्वल टू इधर वाला चीज़ टू टू माइनस टेन, ठीक है। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वन टाइम्स एक्स प्लस जीरो टाइम्स वाई प्लस जीरो टाइम्स जेड इज इक्वल टू टू, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू टू आ गया। फिर जीरो टाइम्स एक्स प्लस टू टाइम्स वाई प्लस जीरो टाइम्स जेड इज इक्वल टू टू, तो टू वाई इज इक्वल टू टू मतलब वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। फिर जीरो टाइम्स एक्स प्लस जीरो टाइम्स वाई प्लस फाइव टाइम्स जेड इज इक्वल टू माइनस टेन, तो फाइव जेड इज इक्वल टू माइनस टेन, तो जेड का आ गया माइनस टू, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ से किया, है ना, आंसर सेम ही आया, टू मतलब सेम ही आना चाहिए क्योंकि सेम ही चीज़ कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन से ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से अलग अलग लिखते हैं, है ना। तो ये मतलब ये बस बच्चे से हम लोग बड़े हो रहे हैं कि जब बचपन है तब हम लोग इस टाइप से करेंगे, है ना, कि एक्स जेड सब कुछ लिख रहे हैं। और फिर अगर बड़े हो गए हो तब फिर हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा बड़े हो गए तो मैट्रिक्स फॉर्म में इस टाइप से करेंगे। और फिर और बड़े हो गए मतलब कि ये मैट्रिक्स से पूरा इस टाइप से कंबाइन करके और फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो जितना पोर्शन अभी हम लोगों ने कवर किया। तो ये बस थोड़ा सा, जब नया चीज़ सीखते हो कुछ भी, तो आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा लगे कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। मतलब अलग अलग पार्ट में ये जो मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो फिर ये बस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो भी इक्वेशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम चीज़ को बस हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है वो हम लोग अलग कर रहे हैं। तो ऐसे लिखने से क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत आसानी से जो है बहुत कुछ लिख पा रहे हैं, है ना। तो ये तो जैसे तीन इक्वेशंस है तीन अननोन में, तब फिर आप लोग इस टाइप से लिख देते हो, है ना। अब मान लो कि मैं बोल दूँ कि 1,00,000 इक्वेशन है 1,00,000 अननोन में, तो उसमें क्या ऐसे लिखते रहोगे, नहीं लिखोगे ना। तो उसमें हम लोग इस टाइप से जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स जो है कंप्यूटर में आराम से हम लोग बना सकते हैं कि 1,00,000 बाई 1,00,000 का मैट्रिक्स बना दिया, है ना, उसमें सारा नंबर्स ये सब आ गया और फिर उस टाइप से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी मेथड बताया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा यही है कि जैसे अभी आप लोग जो भी मैथ्स पढ़ रहे हो, जेई एडवांस तक भी जो पढ़ रहे हो, तो वो आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि आप लोग बहुत बड़ा कुछ उखाड़ रहे हो, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मतलब इसको जाके फिर आगे और बिल्डअप करना है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल आपको दिख रहा है तीन इक्वेशंस में, तो बाद में जाके जब मतलब मशीन लर्निंग में जाके लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीनियर अलजेब्रा या फिर कभी भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे, तो उसमें बहुत बार ऐसा आएगा, जैसे कोई भी फ़ोटो देख लो, है ना, तो उसमें
1000 बाई 1000 पिक्सल्स, तो 10⁶ पिक्सल्स, तो 10⁶ नंबर्स आ जाएंगे, मतलब 10⁶ अननोन्स। ठीक है, उस टाइप से सोच सकते हो कि मेरे पास, और फिर जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ इक्वेशंस होंगे, फिर जितने वेरिएबल्स हैं 10⁶, ठीक है, तो उतने वेरिएबल्स होंगे। तो उस डायमेंशन में अगर काम करना है तब फिर इस टाइप से लिख के जो है काम नहीं बनने वाला है, तब फिर इसको हम लोग जो है मैट्रिक्स फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं ये हम लोग लीनियर अलजेब्रा का एकदम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब मैं आप लोग को बहुत आसानी से बस जैसे सब पढ़ाते हैं कि मैं बस आपको फार्मूला बता दूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, वैसे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा कोशिश ये है कि आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आए मैथमेटिक्स में, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, बल्कि कॉलेज जाने के बाद जो है मतलब ये मैथमेटिक्स सारा यूज़ होता है उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू दूँ, वो मेरा एम है। ठीक है, तो अब जो भी हम लोग मैट्रिक्स को इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, अब इसको थोड़ा फॉर्मली और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टर्म्स आएंगे, है ना, कि अलग अलग टाइप के आएंगे। जैसे अभी हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कहीं पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, है ना, कहीं पर फिर लोअर ट्रायंगुलर आ सकता है, कहीं पर डायगोनल आ गया, कहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स आएगा, तो उसी चीज़ को जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैट्रिक्स जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ना, मतलब कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ रोज़ रहेंगे, कुछ नंबर ऑफ़ कॉलम्स रहेंगे और उसमें कुछ नंबर्स रहेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये मेरा पहला रो है मान लो। ठीक है, तो ये पहला कॉलम है। ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ऐसे ही करते करते मान लो कि इसमें n नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। ठीक है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ऐसे ही करते करते आपके पास m नंबर ऑफ़ रोज़ है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हम लोग क्या बोलेंगे कि m क्रॉस n, मतलब कि m इसमें रोज हैं और फिर n जो है इसमें कॉलम्स है। ठीक है, तो m क्रॉस n। ठीक है, तो ये हम लोग का मैट्रिक्स हो गया। तो इसको सोचने का एक ये भी तरीका होता है कि ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, जिसके कि m कंपोनेंट्स हैं, तो ये एक वेक्टर हो गया, फिर ये दूसरा वेक्टर हो गया, तो ऐसे करके मेरे पास n वेक्टर्स हैं। ठीक है, वैसे भी सोच सकते हैं, या फिर ये जो पहला रो है उसको आप लोग n डायमेंशनल रो वेक्टर सोच सकते हो, है ना, तो कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ऐसे करते करते m वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉलम या फिर इंडिविजुअल रो को जो है उसको आप लोग एज अ वेक्टर सोच सकते हो। ठीक है, तो उससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो कोई भी ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो जैसे मैं इसको पकड़ लूँ तो ये कौन सा एलिमेंट है कि ये सेकेंड रो है और तीसरा कॉलम है, तो इसको हम लोग A2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं AIJ, है, जैसे आई जो है आपका कॉलम नंबर रो नंबर बता रहा है और फिर जे जो है आपका कॉलम नंबर बता रहा है। तो आई ऑब्वियसली क्या है, 1 से लेके m के बीच में लाई करेगा, है ना, तो आई 1 से लेके m के बीच में इंक्लूडिंग 1 एंड m, और फिर जे जो है 1 से लेके n तक, है ना, तो लिखने का ज़रूरत नहीं था, बस लिख दिया। तो जनरल जो है AIJ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। फिर जैसे मैंने बोला कि अगर बस एक रो है इस टाइप से, ठीक है, तो मान लो कि एक रो है और फिर 3 कॉलम्स है इस टाइप से, तो A1 A2 A3, तो इसको 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर मेरे को अच्छा लगता है इसको रो वेक्टर बोलने में। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग के बुक में रो मैट्रिक्स लिखा होगा, लेकिन मैं इसको रो वेक्टर की तरह बोलूँगा। ठीक है, रो वेक्टर। तो इसको मेरा दिमाग में क्या चलता है जब भी मैं इसको देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में चलता है कि ये एक वेक्टर है इस टाइप से कि A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है, इस टाइप से एक वेक्टर लिखा हुआ, इसके बस ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो डायरेक्शनल रेशियोज हम लोग बोलते थे, तो उसको यहाँ पर लिखा हुआ है A1 A2 A3, है ना, या फिर इसके जो भी प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो। फिर सेम अगर कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब कि एक कॉलम है तो 3 रोज बाय एक कॉलम, तो 3 क्रॉस 1, तो इसको जो है कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो या फिर कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो ये भी सेम चीज़ कि A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, लेकिन इसमें कॉम्पोनेंट्स जो है हम लोगों ने इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स कब लेते हैं, जब मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर हो। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना दिलचस्पी या इतना इंटरेस्ट क्यों है, मतलब सब लोगों को,
क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बहुत सारे केसेस में जो है वो निकल के आते हैं, ठीक है। बाद में जाके हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो ए कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब क्या कि एम और एन जो है वो इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, और अगर इक्वल हो गया तो फिर स्क्वायर की तरह दिखेगा, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मान लो ए कोई भी एम क्रॉस एन है ना, तो ए ट्रांसपोज बाद में हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में हम लोग देखेंगे कि रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, तो ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा। तो अगर आप ए ट्रांसपोज ए का दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें क्या होगा कि एन क्रॉस एम है ये, है ना, और फिर ये जो है एम क्रॉस एन है, ठीक है। तो ये और ये को हटा के हम लोग फाइनल जो रिजल्ट आता है, मतलब ये जो ए ट्रांसपोज ए जो है वो उसका डायमेंशन क्या होगा, एन क्रॉस एन, है ना। तो ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कोई भी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी दिया हुआ है हम लोगों को, तो वहाँ से हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, है ना, कि ए ट्रांसपोज ए के साथ मतलब ए ट्रांसपोज ए कर दिया तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत जगह आते हैं, इसलिए जो है इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यही है कि A11 A12 सोन अप टू A1n हो गया, है ना। फिर ऐसे आप नीचे जाओ तो A21 आ जाएगा, फिर AN1 मतलब n रोज हो गए, फिर n कॉलम्स हो गए। तो इसमें जो ये डायगनल एलिमेंट्स है, ठीक है, डायगनल का मतलब क्या हो गया कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, सोन अप टू nth रो nth कॉलम, तो ये एक डायगनल हो गया। तो इसको जो है हम लोग लीडिंग डायगनल भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा डायगनल आएगा जिसको लैगिंग डायगनल कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा ये लीडिंग डायगनल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ये आई और जे जो है इक्वल होगा, है ना। तो ये वाला जो भी पार्ट है ऊपर का, तो यहाँ पर क्या है कि आई जो है वो लेस देन जे है ना, कि अगर मैं ए आई जे की तरह इसको रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर आई क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1, ऐसे करते एन तक जाएगा। तो आई जो है वो लेस देन जे है, ठीक है। और फिर ये जो डायगनल है यहाँ पर क्या है, आई इक्वल टू जे है ना। और फिर ये जो नीचे वाला जो भी यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर क्या है कि आई ग्रेटर देन जे है ना, आई इज़ ग्रेटर देन जे, कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ऐसे एन इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई ग्रेटर देन जे है होते होते फिर यहाँ पर आई इक्वल टू जे हो जाएगा, और फिर इसके आगे जो है आई लेस देन जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस लगा के जो है सोचते रहना। तो ये जो है ये डायगनल एलिमेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं A11 A22 A33 सोन अप टू ANN। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायगनल एलिमेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि डायगनल मैट्रिक्स जो हम लोगों ने अभी देखा था कुछ देर पहले, तो उसमें क्या होता है कि बस डायगनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हैं यहाँ पर, और इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायगनल एलिमेंट्स में कुछ ज़ीरो आ जाए, है ना। तो डायगनल मैट्रिक्स का मतलब बस ये है कि डायगनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। अब डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कि सारे ज़ीरो हो गए, तब फिर उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको डायगनल भी बोल सकते हो। लेकिन मेन डायगनल का क्या हुआ कि जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं वो हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे जो है ज़ीरो हो गए, ठीक है। और फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अब ये डायगनल मैट्रिक्स के साथ बहुत सारा चीज़ खेल सकते हो। जैसे हम लोगों ने देखा था कि डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकलता है, कि बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, A11 A22 ये सारे का प्रोडक्ट ले लो तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो ये सारा जो भी यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स हैं, तो बाद में जाके जो है कॉलेज में जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे तब फिर जाके आइगन वैल्यूज़ ये सब आएंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स वगैरह, तो उसमें जो है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आएगा कि ये सारे का समेशन क्या है, ठीक है, सम क्या होता है। तो उसके हिसाब से आइगन वैल्यू वगैरह का साइन वगैरह पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये जो भी सम है इसका, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, उसको हम लोग ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ, मान लो ए मतलब कोई भी मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, तो फिर डायगनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो लीडिंग डायगनल है, तो उसका सम ले लो, ठीक है। A11 प्लस A22 प्लस सो ऑन अप टू ANN। इसी को समेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो इसको जो है ट्रेस ऑफ दिस ए बोलते हैं। तो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों ये सब डिफाइन कर रहे हैं, तो आगे जाके जब कॉलेज में पढ़ोगे लीनियर अलजेब्रा, तब फिर ये ट्रेस वगैरह का अपना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया।
फिर जैसे हम लोगों ने देखा था जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तब हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आया था। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हो गया कि ये आप डायगनल लो, ठीक है, और फिर ये ऊपर का ट्रायंगल ले लो, तो ये हो गया। अब ये छोड़ के नीचे में जितना भी चीज़ बचा है, नीचे में जितने भी ये बच गया, ठीक है, तो ये सारा का सारा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन को ध्यान से सुनो कि ये सारा का सारा नीचे का ज़ीरो होगा और ऊपर में जो है ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है ना। तो डेफिनेशन बस ये है कि ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे। हम लोगों ने देखा था कि नीचे वाले में क्या होता है, आई ग्रेटर देन जे, तो इसके लिए जो है ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरह इस टाइप से देख सकते कि 213 0 0 0 -140 है ना। तो ये वाला पार्ट हटा दो, तो नीचे सारा ज़ीरो है, तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। फिर लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा कि ये डायगनल ले लो, फिर ये नीचे वाला पूरा ट्रायंगल ले लो, तो ये ट्रायंगल ये जो है इसको छोड़ के ऊपर में जितना भी है ये ज़ीरो हो गया, है ना। तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। तो इसको आई जे के फॉर्म में लिखना है, तो ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज़ लेस देन जे, है ना। ये वाला पार्ट लेस देन जे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 1 2 -1 3 0 1 और फिर ज़ीरो, तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये ऊपर में ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो डायगनल मैट्रिक्स हैं, लेकिन उसके डायगनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे वन हैं, ठीक है। तो 1 1 1 है ना, तो ये डायगनल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये सारे वन आएंगे और फिर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसी में होता है कि अगर मैं ये मैट्रिक्स को मान लो सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा कि सारे डायगनल में सी 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 आ जाएगा, है ना, फिर बाकी सारा ज़ीरो। तो इसको जो है हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि हम लोग सी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर नल मैट्रिक्स, नुल मैट्रिक्स, डॉइच में नुल कहते हैं नल को। तो नल मैट्रिक्स तो जैसे कि बोल रहा है कि सारा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं वैसे समझ के पढ़ो, ये नहीं कि पूरा बैठ के एकदम रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिए। तो रटना स्टार्ट करोगे तो फिर मैथमेटिक्स में रटते ही रह जाओगे, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तब फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो समझ के पढ़ो, और ये सब बेसिक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं एक बार फॉर्मली, ये सब चीज़ बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी। अब मैट्रिक्स एडिशन, तो मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करना है, तो ये बहुत सिंपल है। जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में काफ़ी संभल संभल के ऐड किया था, है ना। डिटर्मिनेंट्स में पूरा वैसे नहीं, डिटर्मिनेंट्स वाला देख लेना एक बार। लेकिन मैट्रिक्स में बहुत आसान है कि हमारे पास ये है ना, ये 3x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x2 का मैट्रिक्स है ना। दोनों ऑब्वियसली सेम डायमेंशन होना चाहिए तभी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मेरे को ऐड करना है तो बस इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग उसको ऐड कर दो। तो A1 + A2 है ना, B1 + B2, C1 + C2, D1 + D2, E1 + E2, F1 + F2, है ना। और प्लस माइनस जा रहा है तो प्लस माइनस, इसको ऐसे सोचो। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब भी मैट्रिक्स के बारे में सोच रहे हो तो वेक्टर के फॉर्म में सोचो। तो वेक्टर में ऐसे सोचो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है A1i कैप प्लस B1 j कैप, ये दूसरा वेक्टर है A2i कैप प्लस B2 j कैप, दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि A1 + A2 i कैप, है ना, फिर B1 + B2 j कैप। तो ये बस मैट्रिक्स एडिशन, सॉरी वेक्टर एडिशन जो है हम लोग कर रहे हैं, है ना। और फिर करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स जो हैं उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। और जब भी डिटर्मिनेंट्स के बारे में सोचते हो तब फिर वॉल्यूम के बारे में सोचना, ठीक है। तो फिर समझ में आ जाएगा कि उस केस में जो है हम लोग इस टाइप से सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। उस केस में हम लोग को एक मतलब दो को सेम रखना पड़ता था रोज़ और फिर एक को ऐड करना पड़ता था। तो डिटर्मिनेंट के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैट्रिक्स में जो है हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। फिर ये सब है कि A + B जो है B + A के इक्वल है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर या तो पहले A + B करो फिर +C करो, या फिर पहले B + C कर दो फिर A+ कर दो, तो ये भी सेम ही चीज़ है। और अगर A + B = A + C है तो फिर हम लोग यहाँ से A और A को कैंसिल कर सकते हैं और B = C, है ना। लेकिन दोनों सेम ये होना चाहिए, m×n m×n। और फिर मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैं लैम्डा टाइम्स कर दूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ये एक वेक्टर है A1i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, तो हम लोग इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं उसको लैम्डा टाइम्स कर रहे हैं। फिर जितने भी वेक्टर्स हैं सबको हम लोग लैम्डा टाइम्स कर रहे हैं,
ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स A1, लैम्डा टाइम्स B1, लैम्डा टाइम्स C1, फिर लैम्डा टाइम्स A2, लैम्डा टाइम्स B2, लैम्डा टाइम्स C2, ठीक है। तो सब जगह लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मान लो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, मतलब दो मैट्रिक्स को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है। तो दिमाग में ऐसे सोचो कि हम लोग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मान लो मेरे पास एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई। अगर ये सब चीज़ नहीं आता है तो मेरा वेक्टर्स का जाके पहले वीडियो लेक्चर देख लो, उसके बाद ये देखना। तो ए वेक्टर है हमारे पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। दूसरा ये वेक्टर है बी वेक्टर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या था कि ये जो कंपोनेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग उसका प्रोडक्ट लेके ऐड कर दो। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 है ना, ये डॉट प्रोडक्ट था। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ, जो मैं यहाँ पर वेक्टर्स के फॉर्म में इस टाइप से कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि एक ये रो मैट्रिक्स लिख दूँ या फिर रो वेक्टर के फॉर्म में इस टाइप से लिख दूँ कंपोनेंट्स A1 A2 A3, है ना। और फिर दूसरा वाला जो है उसको मैं कॉलम के फॉर्म में लिख दूँ B1 B2 B3। तो ये क्या हो गया 1x3, ये 3x1। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि A1 टाइम्स B1 प्लस A2 टाइम्स B2 प्लस A3 टाइम्स B3, मतलब कि ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 सॉरी A1 B1 गलत लिख दिया, ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है। तो ये 1x1, तो ये 1x3 का था, तो ये 3x1, तब फिर ये 1x1 का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग बस डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब मान लो मेरे पास कि यहाँ पर एक ये वेक्टर है ना A1, मतलब ये ए वेक्टर है। अब मान लो मेरे पास और एक वेक्टर आ गया C वेक्टर, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब मान लो मेरे को A डॉट C लेना है, तो A डॉट सी क्या होगा, ये और इसका डॉट प्रोडक्ट है ना। तो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, ठीक है। तो ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसी चीज़ को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि यहाँ पर B1 B2 B3 था, तब मैं और एक कॉलम ऐड कर दूंगा, ठीक है, C1 C2 C3, तो ये और एक वेक्टर हो गया। तो अगर मैं अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तब फिर क्या होगा कि एक तो पहला इसके ये वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है ना, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, ठीक है। अब ऐसे ही सोच सकते हो कि यहाँ पर मान लो कि मैं और एक वेक्टर ऐड कर दूँ D1 D2 D3, तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, और एक कॉलम ऐड हो जाएगा A डॉट डी, है ना। तो मैट्रिक्स को जो है इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन सोच सकते हो कि एक रो वेक्टर और फिर एक ये जो कॉलम वेक्टर है, दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ अब समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे को ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए, है ना। तो इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर है ना। और फिर इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ रोज़ हैं, वो सेम होना चाहिए, है ना। काफ़ी ऑब्वियस है ये। और फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक वेक्टर है जिसके साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। तब फिर जो भी फाइनल आएगा तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक इसके करस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, एक इसके करस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक दो कॉलम होना चाहिए, है ना, दो कॉलम होना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक ही वेक्टर था तो फिर यहाँ पर एक ही रो रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब स्कूल में मैंने पढ़ा था तब ये चीज़ सब चीज़ बस रटवा दिया था, है ना। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि ये सब चीज़ समझ के पढ़ो, जैसे हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब सेम चीज़ मान लो कि मेरे पास वही जो मैंने कहा कि मैं और एक वेक्टर ले लूँ, ठीक है, D1 D2 D3, तो उसके साथ मेरे को इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि और एक कॉलम में इसको लिख दिया D1 D2 D3, है ना। तब फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये आ जाएगा यहाँ पर, फिर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये 1x3 था तो ये 3 तो यहाँ पर होना चाहिए। फिर यहाँ पर 3 वेक्टर्स थे तो यहाँ पर 3 डॉट प्रोडक्ट्स आ गए। और फिर यहाँ पर एक ही वेक्टर था तो फिर यहाँ पर एक ही रो आया, ठीक है। अब सेम चीज़ को मान लो कि मैं यहाँ पर जो है और एक वेक्टर है जिसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ इनका। तो मान लो कि मैंने उसको पी वेक्टर बोल दिया, P1 P2 P3। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं और एक रो ऐड कर दूँगा, है ना। तो P1 P2 P3 आ गया। तो
2x3 लिखने का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं और फिर 2 वेक्टर्स ऐसे मेरे पास हैं। और यहाँ पर 3x3 लिखने का कि 3 कंपोनेंट्स हैं और फिर 3 ऐसे वेक्टर्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये हो गया, फिर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये हो गया, ठीक है, फिर पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ये हो गया, फिर पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये हो गया, फिर पी वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक वेक्टर है तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 डॉट प्रोडक्ट्स आएंगे तो 3 कॉलम्स होंगे, फिर ये दूसरा वेक्टर है तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 रोज हो गए है ना, पहला रो ये ए वेक्टर के करस्पॉन्डिंग था, दूसरा रो जो है ये पी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग है, और फिर ये 3 कॉलम्स मतलब पहला कॉलम ये बी वेक्टर के लिए, दूसरा कॉलम ये सी वेक्टर के लिए और तीसरा कॉलम ये डी वेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसको इस टाइप से सोच सकते हो। तो अब मान लो इसी को मैं जनरलाइज कर दूं कि एक जो है मेरे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर है रो वेक्टर इसका n कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ऐसे कितने वेक्टर्स हैं, ऐसे मेरे पास एक ये वेक्टर हो गया, फिर ये दूसरा वेक्टर हो गया, ऐसे करते करते मेरे पास m नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। तो मतलब हर वेक्टर की करस्पॉन्डिंग मतलब जितने भी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स आएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रोज आएंगे, है ना। तो मेरे पास m रोज आने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर n कंपोनेंट्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेना है, तब फिर ये वाला जो भी वेक्टर होगा इसके भी n कंपोनेंट्स होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर m क्रॉस n है तो यहाँ पर भी n क्रॉस फिर जितने भी नंबर ऑफ, तो यहाँ पर ये पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, ऐसे करके p नंबर ऑफ वेक्टर्स है मान लो, तो n क्रॉस p, है ना। तो हर वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ पर p नंबर ऑफ कॉलम्स है तो यहाँ पर भी p नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो फिर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा कि ये ए वेक्टर है तो ये जो भी पहला वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पहला वेक्टर है इसका ये जो दूसरा है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, फिर ऐसे करते करते ये जो पहला है इसका मैंने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि A1i है ना, मतलब कि इसके कंपोनेंट्स चेंज होते जाएंगे 1 से लेके n तक, फिर मल्टीप्लाइड बाय bi1, ठीक है। और i जो है 1 से लेके n तक, तो ये बोल क्या रहा है कि A1 का मतलब क्या है कि ये पहला हम लोग वेक्टर ले रहे हैं रो वेक्टर, और ये bi1 मतलब कि हम लोग पहला कॉलम वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। फिर इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहला यहाँ से रो वेक्टर ले रहे हैं और फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा कॉलम वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है इस टाइप से आएगा, ठीक है। और इसी टाइप से जो है ये पूरा मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि ये जो mth रो वेक्टर है इसका हम लोग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर इसका मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये आ जाएगा, ऐसे ही करते करते इसका मैं ये लास्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वेक्टर्स को पहले पढ़ाया था ताकि ये सब चीज़ जो है फील आए, मतलब बस रटना ना पड़े आप लोगों को। तो अगर वेक्टर्स नहीं पढ़ा है तो पहले मेरा वेक्टर का देख लो, उसके बाद ये सब चीज़ देखो, तब फिर मज़ा आएगा। और थोड़ा सा टाइम दो समझने के लिए, ठीक है, तब जो है जाके समझ में आएगा। तो अब इसी के जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और आप लोग को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो ये हम लोग 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसलिए जो है कॉन्सेप्ट के वीडियोस थोड़े ज़्यादा हैं। और सारे का क्वेश्चंस हम लोग जैसे पहले करते आ रहे हैं कि जेईई मेंस का प्रॉब्लम जो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ये है एक रो वेक्टर है 2 3 1 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 3 1 -1 ये दूसरे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स 3 6 प्लस 3 टाइम्स 1 है ना, प्लस 3 फिर -1, तो 9 -1 8, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। अब ऐसे ही मान लो कि मैंने और एक यहाँ पर ये कॉलम ऐड कर दिया, मतलब और एक वेक्टर ऐड कर दिया, तो पहले इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स 3 तो सेम चीज़ ये 8 आएगा, फिर इसका और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स 1 2 प्लस 6 8 प्लस 0, तो ये भी 8 आ जाएगा, है ना। फिर मान लो कि मैंने इधर और एक वेक्टर ऐड कर दिया, यहाँ पर और एक वेक्टर ऐड कर दिया, तब फिर क्या होगा कि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, तो वो 8 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो 8, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो -6
प्लस 15 प्लस 1, तो उसको सॉल्व करो वो 10 आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो वो ये आ जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो ये आ जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो वो ये आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर मान लो मेरे पास ये है 1 0 0, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अगर मैं इसका लूँ तो इसका मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 1, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो 0 आएगा, इसका इसके साथ लूँ तो 0 आएगा। अब इसको कैसे सोच सकते हो, ये मैंने क्या लिखा है इसको आई कैप, है ना, आई कैप ही है, 1 टाइम्स आई कैप प्लस 0 टाइम्स जे कैप प्लस 0 टाइम्स के कैप। और फिर इधर क्या है, इधर ये आई कैप वाला कॉलम है, ये जे कैप वाला कॉलम है, ये के कैप वाला कॉलम है। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप दोनों परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सोच सकते हो। अब कुछ चीज़ देखते हैं। तो ए बी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, तो सही बात है। तो मान लो कि ए एम क्रॉस एन है ना, बी लेट्स से एन क्रॉस पी है। ठीक है, तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन, और फिर ये तो एन एन गया तो एम क्रॉस पी हो जाएगा, है ना। और बी क्रॉस ए जो है, मतलब बी ए जो है वो डिफाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पी है यहाँ पर एम है तो पी और एम ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा, तो बी ए ऐसा भी हो सकता है कि डिफाइंड नहीं है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए जो है हमेशा इक्वल हो। लेकिन अगर इक्वल है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, ठीक है, तो मान लो कि जैसे यहाँ पर एम होता, ठीक है, तो फिर बी ए डिफाइन कर सकते थे हम लोग, है ना। तो अगर ए बी इक्वल टू बी है तब फिर हम लोग ए और बी को कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अगर लिखा गया है कि इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस तब फिर हम लोग को दिमाग में क्या सोचना है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कुछ कुछ टर्म्स हैं जो दिमाग में रखना चाहिए ध्यान। अब मान लो ए बी माइनस बी ए के इक्वल हो गया तब फिर हम लोग उसको एंटी कम्यूटेटिव कहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। फिर इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ए टाइम्स बी प्लस सी को हम लोग ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ में वही ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और सी को जो है मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन दिस, मतलब कि कन्फर्मेबल होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फिर हम लोग उसे बोलते हैं कन्फर्मेबल होना चाहिए। ठीक है, तब ये सब चीज़ वैलिड होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब वेक्टर्स पढ़ा था तब हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ए वेक्टर को 0 होना पड़ेगा या फिर बी वेक्टर को 0 होना पड़ेगा। मतलब उसका मतलब क्या है कि या तो ए वेक्टर 0 है, या तो बी वेक्टर 0 है, या फिर दोनों जो है परपेंडिकुलर है। मतलब दोनों, ये तीनों में से कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर जो है मतलब नॉन जीरो है, बी वेक्टर भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो ये कब देखा था हम लोगों ने, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखा कि ये 1 0 0 आई कैप है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, ये जे कैप है ना, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। ठीक है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। तो वैसे ही अगर मेरे पास ए बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए 0 है बी 0 है। ठीक है, ये हम लोग इससे ये नहीं कर सकते। मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स जो मतलब दो, मतलब ए बी मतलब क्या, जैसे यहाँ पर 2 1 3 ले लो ए को, बी को ये ले लो 1 -1/3, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसमें बस ये है कि ये और ये परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि ए बी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि ए 0 या फिर बी 0। ठीक है, फिर सेम चीज़ कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी इज़ इक्वल टू सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसको हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ए सी को इस साइड लाओ तो ए टाइम्स बी माइनस सी इज़ इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि या तो ए 0 होगा या तो बी माइनस सी 0 होगा, है ना। तो ये नहीं बोल सकते यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n मान लो, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए का हम लोग ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए डॉट ए, तो जैसे 1 2 3 4 का स्क्वायर लेना है, मतलब 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4, तो बस इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो ये आ जाएगा, इसका 2 4 का डॉट प्रोडक्ट ले लो ये आ जाएगा, 3 4 का इसके डॉट प्रोडक्ट के लिए इसका डॉट, तो ये हो गया। तो इसको जो है ए स्क्वायर हम लोग कहते हैं। फिर इसी को अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ए को जो है m टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग
पावर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है इंटरेस्टिंग चीज़ और आगे आएंगी, लेकिन 1 घंटे का वीडियो हो गया ये, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट में जो हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे।